मैं जब ब्याह कर आई तो उम्र के उस दौर में थी जहाँ लड़कियां सपनों की एक अनोखी दुनिया में खोई रहती है। पढ़ना लिखना, घूमना फिरना, हल्के फुल्के घरेलू काम कर देना, वह भी माँ ज़्यादा जोर देकर कहती तो कर देती, वरना मस्ती करना, सहेलियों के साथ गप्पे मारना, यही काम होता था मेरा। मुझसे छोटी दो बहनें थीं, इसीलिए पापा को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। शादी के वक्त मेरी 20 और मेरे पति की उम्र 24 के आसपास थी। सारा दिन घर की जिम्मेदारियां निभाते बीत जाता। छोटा देवर आंसू बहुत ही शैतान था। घर में सबसे छोटा होने के कारण सबके लाड़ प्यार में एकदम जिद्दी बन गया था। स्कूल से आते ही सारा सामान पूरे घर में फैला कर रख देता। कपड़े कहीं रखता तो स्कूल बैग कहीं पर। अर्चना और शोभा से पहले वह घर आ जाता था। आते ही फरमाइशों का दौर शुरू हो जाता था। खाने में उसे कुछ भी पसंद नहीं आता था। दाल सब्जी रायता चावल सभी थाली में छोड़ रूठ कर सो जाता था। पता नहीं कैसा खाना चाहता था वह। माँ भी उसकी इन आदतों से काफ़ी परेशान रहती थी। मैं कहना चाहती थी कि आपने उसे उसकी आदतों को बिगाड़ कर रखा है, पर कुछ कह नहीं पाती थी। मालूम था माँ नाराज़ हो जाएगी। एक बार अमर ने कह दिया था तो कई दिनों तक घर का माहौल अशांत बना रहा था। आंसू उनका बहुत ही दुलारा था। अमर के बाद 2-2 साल के अंतर पर अर्चना और शोभा का जन्म हुआ था। माँ जी को एक और बेटे की चाहत थी ताकि अमर के साथ उसका भाई का जोड़ा बन सके। यह बातें बाबूजी के मुंह से माँ जी पर गुस्सा होने के समय जाहिर हो गई थी। अमर और आंसू में 14 साल का फासला था। दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अमर बहुत ही शांत स्वभाव के थे और आंसू उग्र और बात बात पर जिद्दी। माँ बाबूजी से बराबर जुबान लड़ाता था। अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देता था। आंसू को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ माँ जी का ही था। घर जो कुछ भी बनता सभी को पसंद आता था, मगर आंसू की पसंद ही कुछ और होती थी। माँ जी वैसे तो रसोई में झांकती भी नहीं थी, पर आंसू की पसंद का खाना रोज अलग अलग से खुद बनाती थी। इसीलिए उसे अपनी जिद मनवाने की आदत सी हो गई थी। अमर की शादी जल्दी करवा दी गई क्योंकि अमर को बाबूजी का बिजनेस संभालना था। माँ जी को भी बहू के रूप में एक सहयोगी की ज़रूरत महसूस होने लगी और ब्याह कर मैं इस घर में आ गई। उम्र का वह ऐसा दौर था जब थकान का नाम ही नहीं था। एक घरेलू लड़की की तरह पूरे घर का काम मैंने कैसे संभाल लिया था। सभी की तारीफ़ें सुन उस सब में बस काम ही काम के बारे में सोचती रही। कभी अपनी खुशियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसी के खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। माँ कई कई महीने मेरे ऊपर सारा घर छोड़कर बाहर अपने मायके या रिश्तेदारों के यहाँ रहती। अर्चना और शोभा के इम्तिहान भी शुरू हो गए थे, पर वह अभी तक लौटकर नहीं आई। कभी नानी जी बीमार तो कभी मामा जी के बेटे को खांसी जुकाम। अपनी जिम्मेदारी छोड़कर दूसरों का घर संभालना कहाँ की अक्लमंदी है। बाबूजी बहुत गुस्सा रहते थे। उनको फ़ोन पर ही काफ़ी कुछ सुना डालते, पर माँ जी को जब आना होगा तभी आएगी। इस उम्र में भी माँ जी महीनों मायके में गुजारती थी। बच्चों को साथ लेकर जाना भी उन्हें पसंद नहीं था। पूरी आज़ादी से रहती, मैं मायके जाने को तरसती रहती। मेरे जाने से घर में सभी को असुविधा हो जाती थी। किसी को भी महसूस नहीं होता था कि मेरा भी इस घर में चूल्हा चौकी से मन उब जाता है। यहाँ तक कि अमर भी मेरी भावनाओं को नहीं समझते थे। जब भी मैं मायके जाने की बात करती तो कोई ना कोई बहाना बना मुझे रोक देते थे। कभी अर्चना शोभा के एग्ज़ाम तो कभी आंसू की कौन देखभाल करेगा। माँ जी भी नहीं है। जब माँ भी आ जाएगी तो माँ क्या सोचेगी। अभी अभी कल ही तो माँ आई है, कुछ दिन तो गुजरने दो जैसे बहाने बनाने शुरू कर देते। मैं तड़प कर रह जाती पर कुछ कह नहीं पाती। जून की छुट्टियों में मैं भैया ने शिमला घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया था। भैया ने मुझे भी अपने साथ ले जाने के लिए बाबूजी को फ़ोन कर दिया। 15 दिन का प्रोग्राम था। पता लगता कि घर में जैसे मातम छा गया। माँ जी एकदम से उखड़ गई। अपना प्रोग्राम बता दिया। हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। मैं बुढ़िया इतने दिनों तक अकेले कैसे पूरा घर संभालूंगी। गुस्से से भरकर मुझसे कहने लगी, तू अपने भाई से बोल देना, इस तरह आना जाना हम पसंद नहीं करते हैं। हमें जब सुविधा होगी तभी तो भेज पाएंगे, तो आप मना कर दीजिए अगर आपका मन नहीं है तो। मैं भी थोड़ा नाराज़गी भरे स्वर में कह दिया,
कहा तो ऐसे रही है जैसे हमारे मना करने से मान जाएगी। लगता है पहले ही भाई बहन की बात हो गई होगी। माँ जी ने तीखे स्वर में कहा। किसका मन नहीं करता होगा मायके जाने का, यहाँ तो महीने हो जाते हैं। अपने आप तो कोई कभी कहता ही नहीं है। भैया कभी बुलाते हैं तो घर में तूफान खड़ा हो जाता है। घर में एक नौकरानी के चले जाने से सारा काम रुक जो जाता है, वरना मुझसे इतना प्यार किसे है। मैं भी गुस्से में कह गई। अमर भी कहने लगे, अच्छा तुम्हारे भैया का फ़ोन आया, घर में तनाव फैल गया। तो आप भी यही चाहते हैं कि कोई भी मुझे ना बुलाए और ना ही मैं इस घर से बाहर कदम रखूं। बंधुआ मजदूर जैसी पूरी जिंदगी इसी तरह दिन रात चूल्हे चौके में पिसती रहूं। मुझे भी चेंज की ज़रूरत हो सकती है, यह कोई भी नहीं सोचता। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे आंसू देखते ही अमर मुझे समझाने लगे, घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया है कि सभी को तुमसे उम्मीद हो गई है। तुम्हारे जाने के बाद ना तो समय पर नाश्ता मिलेगा, ना ही रात को ढंग का डिनर। माँ से कुछ कह भी नहीं सकता, हर समय नाराज सी रहती है। काम का लोड जो ज़्यादा हो जाता है उन पर। तुम्हारे आने के बाद से वह किचन में काम ही जाती है। सुबह बताना था कि हमारा क्या प्रोग्राम बना है, भैया लेने आएंगे या इधर से कोई मुझे छोड़ने जाएगा। कितनी बार कहा सीधी ट्रेन है लखनऊ की, मैं चली जाऊंगी, वहाँ भैया लेने आ जाएंगे, पर कोई जाने ही नहीं देगा कहीं। अकेले आना आना सीख गई तो जल्दी जल्दी न जाने लगूं। सुबह हिम्मत करके बाबूजी के साथ जाकर अमर ने माँ जी से बात की। जाने भी दो माँ, कुछ दिनों की ही तो बात है। अर्चना शोभा है, काम वाली है, सब काम हो जाएगा, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। अमर बहुत ही कम बोलते थे। बीवी की तरफ से बोलते देख माँ जी को गुस्सा आ गया। बड़ा आया बीवी की तरफदारी करने वाला, मैंने क्या मना किया है। उसका प्रोग्राम पक्का है, कौन सा मेरे रोकने से रुकने वाली है। तुझे जाना हो तो तू भी चला जा, देखती हूँ कौन सा काम यहाँ रुक जाएगा। माँ जी ने यह कहकर धीरे से कहा, जोरू का गुलाम कहीं का। धीरे से कह गए इन शब्दों को अमर ने सुन लिया। उनका सारा मूड खराब हो गया। बिना नाश्ता किए ही घर से चले गए। संडे की सुबह भैया ने फ़ोन करने को कहा था, सभी लोग घर पर ही थे। भैया ने फ़ोन किया, रिंग पर रिंग बजे जा रही थी, पर कौन उठाए। आखिर बाबूजी ने फ़ोन उठाया। मेरे और अमर के जाने का प्रोग्राम पक्का कर दिया और दिन भी बता दिया। माँ जी का चेहरा देखने लायक था। बाबूजी इस घर के बड़े थे, आखिरी फैसला उन्हें सोच समझ कर लेना था। जिद्दी पत्नी से भी ज़्यादा उलझते नहीं थे ताकि घर की शांति बनी रहे। माँ जी बाबूजी पर काफ़ी बिगड़ी, पर बाबूजी चुपचाप रहे। सभी काम तो चलते रहे, पर 2 दिन तक घर का वातावरण काफ़ी बोझिल रहा। जाने का सारा उत्साह ही खत्म हो गया था। सारा काम खत्म कर रात को मैं अपनी पैकिंग करने लगी। कम से कम 15-20 दिनों के लिए आराम की ज़िंदगी गुजार सकूंगी। भैया भाभी छोटा सभी बहुत ध्यान रखते थे मेरा। जितने दिन रहती मेरी पसंद का खाना बनता था। ससुराल के तनाव से राहत मिल जाती थी। 2 दिन की छुट्टी करके अमर मुझे लेकर लखनऊ पहुँचे। स्टेशन पर भैया गाड़ी लेकर पहले से ही हम दोनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। आधे घंटे में हम लोग घर आ गए। माँ और भाभी मेरे और अमर के स्वागत में लगी हुई थी। पूरा घर साफ सुथरा लग रहा था। फ्रेश होकर हम सभी ने साथ बैठकर नाश्ता किया। कितना कमज़ोर कर दिया है हमारी ननंद रानी को आपने, भाभी ने अमर से मजाक करते हुए कहा। पूरे किचन की मालिक तो यह ही है, अब डाइटिंग करे तो क्या कर सकता है कोई। हमें तो जो कुछ भी बना कर दे देती है, शरीफ पतियों की तरह चुपचाप खा लेते हैं। अमर ने भी मजाक में जवाब दिया। सभी के ठहाकों से घर गूंज उठा। अमर के घर में ऐसा वातावरण कहाँ मिलता था। हर वक्त सहमा सहमा सा माहौल। बाबूजी भी बहुत नापतोल कर बोलते थे। माँ जी के तेज तर्रार स्वभाव के कारण अक्सर घर में बिना बात के कलेश हो जाता था। अर्चना शोभा जब भी अपने कॉलेज के किस्से सुनाती तो थोड़ा हंसी मजाक हो जाता था। वह भी माँ के सामने कुछ नहीं बोल पाती थी। पता नहीं कौन सी बात का क्या भी मतलब निकालने लगे। अभिषेक के टेस्ट चल रहे थे, इसीलिए वह हमारे साथ नहीं जा रहा था। अमर को सुबह भैया स्टेशन छोड़ने निकल गए। हमें भी रात को निकलना था। 1 हफ्ता खूब मौज मस्ती से गुजार कर हम घर लौट आए।
शिमला में भाभी ने जी खोलकर शॉपिंग की। सभी के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आई थी। मैंने भी माँ बाबूजी के लिए शॉल, अर्चना और शोभा के लिए आर्टिफिशियल ईयरिंग, आंसू और अमर के लिए भी उपहार लिए थे। अब पता नहीं सबको पसंद आते हैं या नहीं। ज़्यादा कीमती गिफ्ट खरीदने की गुंजाइश भी नहीं थी। घूमने के बाद घर पहुंचकर बहुत थकान महसूस हो रही थी। हम सभी डिनर लेकर जल्दी ही सो गए। रविवार था, इसीलिए भैया भाभी अभिषेक देर तक सो रहे थे। मैंने और माँ ने साथ बैठकर चाय पी। कल माँ से कोई बात भी नहीं हो पाई। थकान बहुत हो रही थी। माँ ने प्यार से अपने पास बैठाया, कहने लगी, तेरी ससुराल में सब ठीक चल रहा है। अमर तेरा ध्यान तो रखते हैं ना। मेरे सिर पर हाथ रख कर बोली, तेरे से एक बात कहनी थी बेटी, बुरा मत मानना। शिमला ले जाने का सपना का बिल्कुल मन नहीं था तुझे। दोनों में खूब बहस हुई। कह रही थी शादी के बाद ऐसा चांस पड़ा है कि हम अकेले जाए कहीं। आपने बिना मुझसे पूछे दीदी का प्रोग्राम बना डाला। मेरे कान में जब बात पड़ गई तो मैंने तुझे बताना जरूरी समझा। यह तुम क्या कह रही हो माँ? मैं बहुत हैरान थी। भाभी ने तो हर समय मेरा बहुत ध्यान रखा। विजय को पता ही है कि तू कहीं घूमने नहीं जा पाती। फिर अभिषेक भी नहीं जा रहा था, इसीलिए उसने सोचा कि इसी बजट में तेरा घूमना हो जाएगा। पर बहू को अच्छा नहीं लगा। तुझे बुरा तो लग रहा होगा, पर आगे से इस बात का ख्याल रखना। पहले नहीं बताया वरना घूमने का तेरा सारा मूड ही चौपट हो जाता। आंखें बंद करके मैं सोफे पर चुपचाप लेट गई। माँ मेरी मनोदशा समझती थी। यह दुनिया भी कितनी अजीब है। यहाँ हर इंसान एक चेहरे पर दूसरा चेहरा लगाकर घूमता है। भाभी ने एक अच्छी भाभी का रोल बखूबी निभाया। अगर माँ ने नहीं बताया होता तो, पर माँ सही समय देख मुझे सही राह दिखा दी, ताकि उनके ना रहने के बाद भी मेरा मायके में पूरा सम्मान बना रहे। भैया तो मेरे अपने हैं, पर भाभी तो और भी अच्छी है, जिन्होंने इच्छा ना होते हुए भी पूरे दौर पर यह एहसास भी नहीं होने दिया कि वह मुझे नहीं लाना चाहती थी। मुझे अमर और उनके घर वालों से यह बात छुपानी होगी। कितनी मुसीबत के बाद वहाँ से निकलना हो पाया था। पता होता तो प्रोग्राम बनाते ही नहीं। अब जो हुआ सो हुआ। सब की तरह मुझे अपने चेहरे पर एक और चेहरा लगाना होगा, मुस्कुराता हंसता हुआ चेहरा, जो बयां कर रहा हो कि मेरा यह सफ़र बहुत ही यादगार रहा है। अमर को भी यह बताऊंगी कि यह दिन बहुत ही हंसी खुशी से बीते, यानी चेहरे पर चेहरा। दोस्तों, हर इंसान के चेहरे के पीछे एक और चेहरा होता है, जो हर किसी को दिखाई नहीं देता। जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता। इसीलिए आंख बंद कर कर किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।